साल 1955 ईरान का मुकद्दस शहर मशहद। एक तंग और खामोश गली के एक छोटे से कमरे में 16 साल का एक नौजवान लड़का बैठा है। उसने एक रिवायती मौलवी का लिबास पहन रखा है, लेकिन उसकी उंगलियों के दरमियान एक सुलगती हुई सिगरेट है और दूसरे हाथ में एक कलम है। वो लड़का धुएं के छल्लों के बीच एक सादे से कागज पर अपनी सोच को उकेर रहा है, एक नज्म जिसका पहला लफ्ज है आमीन। बाहर सड़कों पर नारों का शोर गूंज रहा है। अवाम ईरान के शाह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। मुल्क एक नई करवट ले रहा है। वो नौजवान खिड़की खोलता है, उस बेकाबू हुजूम को देखता है और समझ जाता है कि उसकी मंजिल सिर्फ कागजों पर नज़में लिखना नहीं है, उसे तो अपने मुल्क की आज़ादी और खुददारी की एक नई तारीख लिखनी है। वो अपनी आधी अधूरी नज्म और आधी जली सिगरेट वहीं छोड़कर तारीख के उस सैलाब में शामिल हो जाता है। किसी को उस वक्त इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौलवी के लिबास में सिगरेट पीने वाला और शायरी का शौक रखने वाला ये लड़का एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर, अजीम और दूरंदेश रहनुमाओं में से एक बनेगा। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंकलाब का दूसरा नाम है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर जुल्म से आंखें मिलाईं, जिसने जेल की काल कोठरियों में अपने इरादों को फौलाद बनाया और जिसने तमाम पाबंदियों और मुखालिफतों के बावजूद अपने मुल्क को दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर मुल्क की हैसियत से खड़ा कर दिया। आज हम पन्ने पलटेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब की जिंदगी के और जानेंगे उनके उस सफर के बारे में जो मशहद की तंग गलियों से शुरू होकर तेहरान के सबसे ऊंचे और असरदार ओहदे तक पहुंचा। अली खामेनेई की पैदाइश 1939 यानी 1939 में मशहद के एक निहायत ही दीनदार और आलिम खानदान में हुई थी। उनके वालिद सैयद जवाद खामेनेई एक बहुत ही जाने माने और इज्जतदार शिया मौलवी थे। खामेनेई साहब का बचपन बहुत ही तंगहाली और गरीबी में गुजरा। उनका घर इतना छोटा था कि अगर कोई मेहमान आ जाता तो घर वालों को बाहर दालान में बैठना पड़ता था। लेकिन उस छोटे से घर में तालीम और तहजीब का जो खजाना था वो दुनिया के बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलता। वालिद की सख्त तरबियत और घर के मजहबी माहौल ने उनके अंदर बचपन से ही ये खुददारी और सादगी पैदा कर दी थी। उन्होंने बचपन में ही ये सीख लिया था कि इंसान की असली दौलत उसके कपड़े या मकान नहीं बल्कि उसका इल्म और उसका ज़मीर होता है। लेकिन जिस ईरान में खामेनेई साहब जवान हो रहे थे वो उनके बुजुर्गों के ईरान से बहुत अलग था। उस वक्त रजा शाह पहलवी का दौर था। शाह ईरान को रातों रात यूरोप बनाने की जिद पर अड़े थे। तरक्की के नाम पर ईरान की सदियों पुरानी तहजीब, वहां की संस्कृति और रवायतों को कुचला जा रहा था। तेहरान की सड़कों पर मगरिबी यानी पश्चिमी लिबास, वेस्टर्न यानी वेस्टर्न पोशाक और संगीत आम हो गया था, जबकि ईरान के आम लोग, गरीब और मजदूर तबका इस चकाचौंध से बहुत दूर हाशिए पर धकेले जा रहे थे। खामेनेई जैसे नौजवान और पढ़े लिखे दानिश्वरों को यह बात खटकने लगी। उन्होंने महसूस किया कि ये आधुनिकीकरण नहीं बल्कि एक तरह की दिमागी गुलामी है जो मुल्क पर थोपी जा रही है। खामेनेई साहब की शख्सियत का एक बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत पहलू उनका अदब और साहित्य से लगाव है। अक्सर लोग उन्हें एक सख्त मजहबी रहनुमा के तौर पर देखते हैं, लेकिन उनके सीने में एक बहुत ही हसास यानी संवेदनशील और गहरा दिल धड़कता है। जवानी के दिनों से ही उन्हें फारसी शायरी का जबरदस्त शौक था। हाफिज सादी और मौलाना रूमी के कलाम उन्हें ज़बानी याद थे। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े अदीबों यानी लेखकों को पढ़ा था। विक्टर ह्यूगो की किताब लेस मिजरेबल्स में और टॉलस्टॉय की रचनाओं ने उनकी सोच के दायरों को और वसी किया था, यानी और विस्तृत किया था, फैला दिया था। उन्हें यह समझ आ गया था कि दुनिया में जहां भी जुल्म होता है उसकी शक्ल एक जैसी ही होती है। अरबी जबान पर तो उनकी ऐसी गिरफ्त थी, उन्होंने कई अहम अरबी किताबों का फारसी में बेहतरीन तर्जुमा किया। ये उनकी उसी अदबी सोच का नतीजा है कि आज इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद वो अक्सर मुल्क के शायरों और अदीबों के साथ महफिलें सजाते हैं और उनके कलाम पर दाद देते हैं।
1960 की दहाई में खामेनेई की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी और ईरान की तारीख बदल कर रख दी। उनकी मुलाकात कोम शहर में रूहुल्लाह खुमैनी साहब से हुई। खुमैनी साहब शाह की तानाशाही के सबसे बड़े और मुखर विरोधी थे। खामेनेई साहब उनके विचारों से इतना मुतासिर थे यानी प्रभावित थे कि वो उनके सबसे भरोसेमंद शागिर्द और सिपाही बन गए। यहां से शुरू हुई एक ऐसी वैचारिक जद्दोजहद जिससे शाह की नींदें उड़ा दी। खामेनेई साहब ने मस्जिद मस्जिद जाकर मदरसों में आवाम के बीच बैठकर शाह की उन नीतियों का पर्दाफाश करना शुरू किया जो मुल्क को खोखला कर रही थीं। उन्होंने लोगों को बताया कि हमारा मजहब हमें सिर्फ दुआ मांगना नहीं सिखाता है बल्कि जुल्म के खिलाफ सीना तानकर खड़ा होना भी सिखाता है। शाह की खुफिया पुलिस सावाक उस वक्त अपनी दरिंदगी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम थी। जो कि शाह के खिलाफ आवाज उठाता था उसे गायब कर दिया जाता था। लेकिन अली खामेनेई के इरादे साबाक के जुल्मों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। बगावत का परचम बुलंद करने के जुर्म में उन्हें 1 या 2 बार नहीं बल्कि 6 बार गिरफ्तार किया गया। सालों तक उन्हें जेल की अंधेरी और सीलन भरी कोठरियों में रखा गया। अपनी सवाने हयात यानी अपनी आत्मकथा यानी अपनी बायोग्राफी जिसका नाम है सेल नंबर 14, सेल नंबर 14 में उन्होंने उन दिनों का जिक्र बहुत ही रूह कपा देने वाले अंदाज में किया है। उन्हें हफ्तों तक कन्हाई में रखा जाता था यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे रखा जाता था। कड़ी यातनाएं दी जाती थीं लेकिन वो मुस्कुराते रहते थे। जेल के अंदर भी वो दूसरे कैदियों का हौसला बढ़ाते थे। उन्हें कुरान की आयतों का असली मतलब समझाते और अंधेरे में बैठे बैठे शायरी गुनगुनाते थे। जेल की उस सलाखों ने उस नौजवान को तोड़ा नहीं बल्कि उसे तपाकर एक ऐसा फौलाद बना दिया था जिसे अब कोई भी ताकत नहीं मोड़ सकती थी। सालों की इस जद्दोजहद, खून पसीने और बेशुमार कुर्बानियों के बाद आखिरकार 1979 का वो तारीखी दिन आया जब ईरान में इस्लामिक इंकलाब मुकम्मल हुआ। शाह को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और अयातुल्लाह खुमैनी के साथ अली खामेनेई की भी एक आजाद ईरान में वापसी हुई। यह कोई मामूली इंकलाब नहीं था। ये एक ऐसी अवाम की जीत थी जिसने निहत्ते होकर भी एक जालिम हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था। आजाद ईरान की तामीर का काम शुरू हुआ और खामेनेई साहब ने इसमें एक बुनियादी पिलर का काम किया। उन्होंने बिखरी हुई अवाम को एक किया, एक नई हुकूमत का ढांचा तैयार किया और मुल्क को एक नई दिशा दी। लेकिन दुश्मनों को यह उभरता हुआ और आजाद ईरान रास नहीं आ रहा था। 27 जून 1981 का वो मनहूस दिन ईरान के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तेहरान की अबूजर मस्जिद में खामेनेई साहब आवाम से खिताब कर रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तभी उनके सामने रखे एक टेप रिकॉर्डर में जबरदस्त धमाका हुआ। यह उन्हें रास्ते से हटाने की एक बहुत ही घिनौनी और बुज़दिलाना साजिश थी। धमाका इतना जोरदार था कि खामेनेई साहब बुरी तरह जख्मी हो गए। कई दिनों तक वो मौत और जिंदगी के बीच झूलते रहे। ऊपर वाले का करम था कि उनकी जान तो बच गई लेकिन उनका सीधा हाथ हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया यानी पैरालाइज हो गया। कोई आम इंसान होता तो शायद राजनीति और आवाम से दूर हो जाता, लेकिन ये तो अली खामेनेई थे। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से ही मुल्क को पैगाम भेजा और कहा, अगर मेरा दिमाग मुल्क के लिए सोच सकता है और मेरी जबान हक के लिए बोल सकती है तो मुझे इस हाथ के ना होने का कोई अफसोस नहीं है। इस वाकये ने ईरान के लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत का एक ऐसा सैलाब पैदा किया, लोग उन्हें शहीद जिंदा यानी जिंदा शहीद पुकारने लगे। इसी दौर में जब ईरान इंकलाब के बाद खुद को संभाल ही रहा था, तब पड़ोसी मुल्क इराक ने सद्दाम हुसैन की क़यादत में ईरान पर जंग थोप दी। दुनिया की कई बड़ी ताकतें सद्दाम की पीठ थपथपा रही थी ताकि ईरान के इस नए इंकलाब को कुचला जा सके। ठीक इसी मुश्किल वक्त में अवाम ने अली खामेनेई को मुल्क का सदर चुन लिया यानी राष्ट्रपति चुन लिया। 8 साल तक चले उस खूनी और बर्बर युद्ध में एक तरफ जहां ईरान के पास हथियारों की भारी कमी थी, वहीं राष्ट्रपति खामेनेई ने खुद फौजी वर्दी पहनी और मोर्चे पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। ये उन्हीं की दूरंदेशी थी जिसने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC को एक ऐसी ताकतवर और मुनज्जम फौज में तब्दील कर दिया जो आज ईरान की हिफाजत की सबसे मजबूत ढाल है। उन्होंने मुल्क को यह सिखाया कि अगर हमारे इरादे पुख्ता हों तो हमें किसी विदेशी मदद की दरकार नहीं है। साल 1989 यानी 1989 में जब ईरान के रहनुमा अयातुल्लाह खुमैनी साहब का इंतकाल हुआ तो पूरी दुनिया के अखबारों ने यह लिखना शुरू कर दिया कि अब ईरान अंदरूनी कलह का शिकार होकर बिखर जाएगा।
लेकिन ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने बहुत ही सूझबूझ का मुजाहिरा करते हुए अली खामेनेई को मुल्क का अगला सुप्रीम लीडर यानी रहबरे आजम चुन लिया। खुद खामेनेई साहब इस ओहदे को लेने से हिचकिचा रहे थे। उनकी आजिजी यानी उनकी विनम्रता ऐसी थी कि वो खुद को इस बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं मानते थे, लेकिन जब अवाम और मुल्क की खातिर उन्हें ये कमान सौंपी गई तो उन्होंने इसे सत्ता का गुरूर नहीं बल्कि एक मुकद्दस फर्ज समझकर कबूल किया। बतौर सुप्रीम लीडर पिछले 3.5 दशकों का उनका सफर हैरत अंगेज रहा है। पश्चिमी मुल्कों ने ईरान पर ऐसे ऐसे सख्त आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाए हैं जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को रातों रात तबाह कर सकते हैं, लेकिन खामेनेई साहब ने रेजिस्टेंस इकोनॉमी यानी प्रतिरोध की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा शानदार फलसफा पेश किया है जिसने ईरान को आत्मनिर्भर बना दिया। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है, हमारी असली ताकत हमारे मुल्क के नौजवान, हमारे वैज्ञानिक। उनकी सरपरस्ती में आज ईरान नैनो टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल रिसर्च, डिफेंस प्रोडक्शन, मेडिकल साइंस और एरोस्पेस में दुनिया के कई विकसित मुल्कों को टक्कर दे रहा है। उनकी विदेश नीति की भी जितनी दाद दी जाए कम है। उन्होंने हमेशा अमेरिका और मगरबी ताकतों के दोहरे मापदंडों का खुलकर विरोध किया। उनका यह मानना था कि दुनिया के हर मुल्क को, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आजादी से जीने का हक है। उन्होंने आजाद फिलिस्तीन की हिमायत में कभी भी पीछे हटने से इनकार नहीं किया, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ी हो। वो हमेशा कहते थे कि हमारी दुश्मनी किसी मुल्क की आम जनता से नहीं है, बल्कि हमारी जंग उस साम्राज्यवादी सोच से है जो कमजोर मुल्कों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। इन सब के बावजूद अगर आप आयतुल्लाह खामेनेई की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी ताकत और इतने बड़े मुल्क का रहनुमा होने के बावजूद उनकी जिंदगी एक आम इंसान से भी ज्यादा सादा थी। वो तेहरान के एक बहुत साधारण से घर में रहते थे। उनके घर में ना कोई कीमती कालीन है, ना कोई लग्जरी का सामान। उनका खाना पीना एक आम ईरानी नागरिक जैसा था। उन्होंने अपने परिवार और बच्चों को कभी भी सियासत या सरकारी ओहदों का फायदा नहीं उठाने दिया। ये उनकी पाकीज़गी और उनका किरदार ही है जो उनके आलोचकों को भी उनका एहतराम करने पर मजबूर कर देता है। आज जब दुनिया एक अजीब सी कश्मकश और बेचैनी के दौर से गुजर रही है, जहां ताकतवर मुल्क अपने वजूद को कायम रखने के लिए कमजोरों को दबा रहे हैं, तब आयतुल्लाह अली खामेनेई एक ऐसे दरख्त की तरह खड़े थे जो कई छोटे मुल्कों को साया दे रहा था। उस 16 साल के लड़के ने जो ख्वाब मशहद की एक अंधेरी कोठरी में देखा था, उसे आज उसने अपनी पूरी कौम की हकीकत बना दिया है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके अंदर सच्चाई का जज्बा हो, अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत हो और खुदा पर पुख्ता यकीन हो, तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति आपको झुका नहीं सकती। ईरान की आजादी, वहां की तरक्की और वहां की खुददारी हमेशा आयतुल्लाह खामेनेई के नाम और उनके अजीम फलसफे की कर्जदार रहेगी। अगर आपको हमारी ये पेशकश जर्रा बराबर भी पसंद आई हो और इस अजीम शख्सियत की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द देशबोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही तारीखी और सच्ची कहानियां लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।